नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है, 2020 में आई। यह शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और शिक्षा नीति का काम है कि ओवरऑल एक नेशन का, एक राष्ट्र के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करना और साथ ही साथ कुछ चेंजिंग, कुछ मॉडिफाई करना, कुछ मैनिपुलेट करना, जहां से इंटायर जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम हो उसको बेहतर किया जा सके और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो एजुकेशन के माध्यम से अपने करियर को बिल्ड कर सके। क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन ही ऐसा टूल्स है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से पूरे विश्व को बदला जा सकता है, जिसके लिए एक प्रयास आपका एनईपी 2020 में भी किया गया है। अब हम बात करते हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मई 2019 को। एक इसरो के साइंटिस्ट थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी और उस कमेटी में एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसको एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। 31 मई को ये पॉलिसी बनकर तैयार हुई और इसको कैबिनेट में भेजा गया और फाइनली 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई तथा 29 जुलाई 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा एमएचआरडी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिश करके और देश को सूचित किया गया कि एक प्रकार की जो शिक्षा नीति है, जो नेशनल पॉलिसी है, उसको पब्लिश किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट हुआ 29 जुलाई 2020 को। कहानी की शुरुआत हुई आपका 31 मई 2019 को। इसी के साथ भारत जो है, अभी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है यानी शिक्षा प्रणाली है, वो विश्व की सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है भारत के पास। यानी भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें अभी फिलहाल आपके 1428 यूनिवर्सिटी हैं, 45,000 कॉलेज हैं, 14 लाख स्कूल्स हैं और 33 करोड़ जो बच्चे हैं या पढ़ने वाले लोग हैं जो आपके प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन जो अभी ले रहे हैं, उनकी रिसेंट जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 33 करोड़। तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बन गई। अब हम बात करेंगे एनईपी 2020 जो है, ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में, देन 1986 में और फिर हमारा ये 2020। 1968 जो था, डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में उस कमेटी के अध्यक्ष थे और उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम 1968 में आया था। 1986 वाला जो था वो हमारा राजीव गांधी के टाइम में आया था और 2020 वाला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में आया है। यह तीन बड़ी पॉलिसी या शिक्षा नीति हमारे देश में पब्लिश हुई है। हालांकि 1986 वाला जो पॉलिसी है उसको एक बार रिवाइज भी किया हुआ था। 1992 में एक रिपोर्ट थी डॉक्टर यशपाल कमेटी की, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा से, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया था या एक तरीके से अमेंडमेंट की गई थी। लेकिन फाइनली 34 इयर्स आफ्टर, 34 साल बाद हमारे देश में कोई एजुकेशन पॉलिसी या इतनी बड़ी शिक्षा नीति आई। अब हम बात करेंगे, इसके आगे जानेंगे, इसके कुछ क्रक्स है। अगर इस पे सेशन हम बनाए तो 5 घंटे भी करें तो कम है, लेकिन इसमें से हम क्रक्स पे बात करेंगे जहां से आपके सीटेट में या जितने भी इंडिया के टीचिंग एग्जाम में वो सभी जगह क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको जानने के लिए भी जो जरूरी है, उसी क्रक्स को आज हम इस सेशन में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट से। एक 5+3+3+4 जो फॉर्मेट है, जो 10+2 को रिप्लेस करके बनाया गया है। आज तक जो शिक्षा व्यवस्था थी या हम सुनते आ रहे थे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात एजुकेशन सिस्टम करती है या आरटीई भी करता था, लेकिन अब इस एजुकेशन सिस्टम ने या इस एनईपी ने 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात ये करता है। इसके लिए इसने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसपे बेस्ड होगा, जिसको 5+3+3+4 मॉडल के नाम से जानते हैं। ये आपका एक फॉर्मेट है जिसपे आपकी जो है 15 साल की जो स्कूलिंग है या 15 साल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे कैसे अलग अलग स्टेज में डिफाइन किया गया है।
ये 5 का मतलब है पहला जो स्टेज है, यानी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 3 साल से शुरू होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी ईसीसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी प्री स्कूल से उसकी जर्नी जो है एजुकेशन की शुरू होगी। और 5 जो ये साल है, इस 5 साल में बच्चे 3 साल तक प्ले स्कूल में आंगनबाड़ी में रहेंगे और 2 साल तक कक्षा 1 एवं 2 की पढ़ाई पूरी करेंगे। हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके ऊपर। पहला हमारा जो ये 5 है, इसका मतलब है फाउंडेशनल स्टेज है। ये फाउंडेशनल स्टेज जो आपका 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की ये बात करता है। इसमें जो है क्लास 1 और 2 की पढ़ाई यानी कि 1 एवं 2 की पढ़ाई बच्चा करेगा। 3 साल प्री स्कूलिंग ईसीसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी प्री स्कूल या प्ले स्कूल, उसके बाद 2 साल कक्षा 1 एवं 2। दूसरा जो हमारा ये 3 है, इसका अर्थ है प्रिपरेटरी स्टेज। अब बच्चा 8 से 11 वर्ष की ये उम्र है, ये 3 साल की, जिसमें बच्चा जो है वो 3, 4 और 5 यानी कक्षा तीसरी से 5वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी करेगा इस 3 साल के अंतर्गत। तीसरा जो हमारा 3 है, उसका मतलब है मिडिल स्टेज। अब बच्चा यहाँ 11 से 14 वर्ष की उम्र में, यानी अपनी 6 की, 7 की और 8 यानी कक्षा 6, 7 एवं 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज में 11 से 14 ईयर्स में एक बच्चा कंप्लीट करेगा, या इसकी बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। चौथा हमारा जो ये 4 है, इसका मतलब है सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में आपका 14 से 18 साल तक, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बच्चा जो है वो पूरी करेगा। यानी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो ये है, ये 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, जिसको 5+3+3+4 एक फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। पहला जो 5 साल है, 3 से 8 साल, उसको फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा हमारा 8 से 11 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज। तीसरा 11 से 14 मिडिल स्टेज और चौथा 14 से 18 सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में, पहले स्टेज में वो प्री स्कूलिंग करेगा, प्ले स्कूल में जाएगा और कक्षा 1 एवं 2 की पढ़ाई पूरी करेगा। दूसरी में वह कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई पूरी करेगा। तीसरी हमारे मिडिल स्टेज में वह 6, 7 और 8 क्लास की पढ़ाई पूरी करेगा। और 4th स्टेज, फाइनल जो स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, उसमें ये 9, 10, 11 और 12 की एजुकेशन पूरी करेगा। यानी 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था की इंटायर बात ये हमारा एनईपी 2020 करता है। ये हुई इसके फॉर्मेट की बात। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, क्या बात करती है एनईपी 2020। तो हायर एजुकेशन के लिए जो है, किसी भी भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको डिग्री कोर्स करनी है तो उसके लिए आपको कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट से होकर गुजरना होगा। आप कैट भी आप उसको कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के बारे में क्या बात करती है एनईपी 2020। तो हायर एजुकेशन के लिए ये बात करती है कैट की, या आप सीईटी कह सकते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। अगर आप कोई भी बड़ी हायर एजुकेशन के लिए कोर्स करने जा रहे हैं तो उस कोर्स के नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट से गुजरना होगा। आप पास करेंगे तभी आपकी उसमें एडमिशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम जो है, हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2035 तक, 2040 तक की इंप्लीमेंट होने की बात कही गई है। अब मोस्ट प्रोबेबल जो चीजें हैं वो 2023 से 2025 तक लागू हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्ट्रीम पे। स्ट्रीम जो है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, अभी तक ये चलता आ रहा था कि बच्चे जो है इसमें चुनाव करेंगे स्ट्रीम का। आर्ट्स के अनुसार अलग सब्जेक्ट, साइंस के अनुसार अलग सब्जेक्ट, कॉमर्स के अनुसार अलग सब्जेक्ट। अब इस स्ट्रीम को जो है वो खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब बच्चे जो है एक साथ किसी भी सब्जेक्ट को कंबाइंड रूप से पढ़ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं होगी। और दूसरी एक चीज कि बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम वो सिर्फ आपके 12th में देखने को मिलेगा। 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है
10th का जो बोर्ड एग्जाम था उसको खत्म कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में आपको ये इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा और 12वीं की बोर्ड रहेगी, यानी कक्षा 1 से जो है 10 तक किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। 12वीं जो है बोर्ड एग्जाम दी जाएगी और उसके ऊपर किसी भी हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए आपको CET यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट या कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये कुछ पिलर्स पे बेस्ड है, 5 पिलर्स पे आधारित है हमारा NEP। हर एक जो घर है उसका पिलर है। जैसे आपके घर में जो घर बना हुआ है या आप जिस घर में रहते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी खंभे, किसी न किसी पिलर के सहारे खड़ा है। उसी तरीके से NEP जो है इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो ये 5 इसके मेजर पिलर्स हैं। उस 5 पिलर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो मुख्य स्तंभ है जिसके ऊपर ये काम करता है या जिसके ऊपर ये बात करता है। तो पहला हमारा जो है वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि सब तक पहुंच, यानी एजुकेशन को इतना सुसाध्य बनाया जाए, इतना चीप बनाया जाए, इतना सस्ता बनाया जाए, इस तरीके से करिकुलम प्लान किया जाए कि हर एक बच्चा जो है वो उस एजुकेशन को प्राप्त कर सके। अगर वो इंटरनल डिजायर रखता है पढ़ने की, हायर एजुकेशन लेने की, जीवन में कुछ बेहतर करने की, तो वह किसी भी कारणवश उस पढ़ाई से वहां तक पहुंचने से वंचित नहीं रह पाए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। तो पहला जो 5 पिलर्स है, उसका पहला जो पिलर है या पहला जो स्तंभ है वो है एक्सेसिबिलिटी, यानी इसके रीच जो है वो ओवरऑल सबके पास होनी चाहिए। दूसरी जो पिलर्स है वो है इक्विटी, जिसको आप समता कह सकते हैं। यानी इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि किसी प्रकार की वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से ग्रसित नहीं, यानी न कास्ट के बेसिस पे, ना आप रिलीजन के बेसिस पे, ना इकोनॉमिकल स्टेटस के बेसिस पे। ऐसा हो कि जो लेवल रखता हो, आप सुपर 30 का एक डायलॉग सुने होंगे, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। दैट मींस कि अब समता का अधिकार इक्विटी की बात करता है कि अब जिसमें पोटेंशियल होगी, अब जिसमें एबिलिटी होगी, अब जिसमें क्षमता होगी, वह आगे आएगा। एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं या ऐसे तैयार किए जाएंगे, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की प्रणालियां, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार के बिल्डिंग, इस प्रकार के टीचर, इस प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे कि वह एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन है ही एक इंक्लूसिव प्रोसेस ये है और हमारा जो है समवर्ती सूची में भी आता है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के ही अपने अपने इस पे काम करने के अधिकार है। तो इक्विटी, समता का पालन इसमें किया जाएगा, एजुकेशन को समता बनाया जाएगा कि सब जो है इस तक पहुंच पाए, इसका उपयोग कर पाए, अगर जो जैसा जिस पोटेंशियल से काम करना चाहता है वो कर पाए। तीसरा इसका पिलर है क्वालिटी, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सिर्फ रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं हो, किताबी ज्ञान उससे भरने के लिए नहीं हो, बच्चा किताबी कीड़ा नहीं बने, बल्कि क्वालिटी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार के करिकुलम तैयार होंगे। इसके लिए क्लास 6 से ही, यानी 6वीं क्लास से ही हर एक बच्चे को एक पार्टिकुलर स्किल सिखाई जाएगी, जिसके द्वारा वो अपने आगे आने वाले लाइफ में अगर वो पढ़ाई किसी भी कारण में ड्रॉप कर देता है तो उस पार्टिकुलर स्किल्स के जरिए, उस कौशल के जरिए वो अपने थ्रू आउट लाइफ को बेहतर बिल्ड कर सकता है। तो क्वालिटी पे ध्यान दी जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। एक्सेसिबिलिटी है सबसे पहले कि इसकी पहुंच जो है और रीच जो है सब तक हो। इक्विटी, समता के साथ सबके लिए बराबर होगी, किसी भी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो एबिलिटीज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाएगी। तीसरी चीज है कि एजुकेशन जो होगी और रोट लर्निंग नहीं होगी, किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। चौथी हमारी है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का अर्थ है कि आप सब तक जो है सब कोई इसको अफोर्ड कर पाए, सब कोई इसको ले पाए। इतना सस्ता एजुकेशन होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पोटेंशियल रखता है, कोई बच्चा जो है वो अगर अपने अंदर क्षमता है, उसके अंदर एबिलिटी है,
तो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इस पढ़ाई में बाध्यता नहीं बने। अफोर्डेबिलिटी इसकी इतनी चीप, इतनी सस्ती होनी चाहिए, एजुकेशन इतना सस्ता होना चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए काम करेगी ताकि जो बच्चा एबिलिटी रखता है वो देश के लिए आगे आ सके, कुछ बेहतर कर सके। पांचवी एक चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है जवाबदेही, यानी शिक्षा का काम सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं दे देना है या सिर्फ आपको जो मैथ और साइंस का ज्ञान नहीं दे देना है, बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी भी देना है, एक जवाबदेही भी लेनी है। इसके लिए हमने ऊपर बात किया है कि एटलीस्ट 6th क्लास से ही आपको एक पार्टिकुलर स्किल सिखाई जाएगी। जो बच्चा जिस पार्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका एप्टीट्यूड है, उसमें वह उस पार्टिकुलर स्किल्स को, कौशल को सीख सकता है, जिसके द्वारा अगर वह आगे आने वाले लाइफ में अगर अपनी कक्षा, अपनी पढ़ाई को ड्रॉप भी कर दे, तभी उस कौशल के सहारे अपने थ्रू आउट लाइफ को बेहतर बिल्ड कर पाए। तो अकाउंटेबिलिटी ले, जवाबदेही ले, शिक्षा जो है एक ऐसी काम करे कि वो बच्चे को लायक बना के छोड़ेगी। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली एक जवाबदेही है, एक कौशल सिखाए, कुछ पार्टिकुलर गुण सिखाए, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे, ताकि जिस 10 साल, 8 साल, 2 साल, 5 साल जो भी टाइम आपने खर्च किया है उस शिक्षा पे, वो आगे आने वाले आपके लाइफ में यूज हो सके, एप्लीकेशन हो सके, आपसे आपके रियल लाइफ से जुड़ सके। तो ये 5 मेजर पिलर्स है, स्तंभ है, जिसके ऊपर एनईपी 2020 बेस्ड है, या जिसको फोकस करके ये चीजें, तमाम चीजें बनाई गई हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, यानी इसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। दूसरा है इक्विटी, यानी समता का पालन करे। तीसरा एक चीज है क्वालिटी, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। चौथी एक चीज है अफोर्डेबिलिटी, यानी इतना सस्ता, इतना चीप, इतना सरल, इतना सहज बनाया जाए कि हर कोई जिसमें अगर एबिलिटी है तो इस शिक्षा को ले पाए। और पांचवी एक चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी शिक्षा जो है वो जवाबदेही ले, उत्तरदायित्व ले, कि अगर वो आपको ट्रेंड कर रही है, शिक्षा दे रही है, तो कुछ न कुछ पार्टिकुलर कौशल सिखाएगी या इस लाइन बनाएगी कि आप इस शिक्षा के सहारे अपने आगे आने वाले लाइफ को या थ्रू आउट लाइफ को बेहतर बिल्ड कर पाएंगे। ये एक बात हुई 5 पिलर्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया है। अब हम थोड़ा सा टीचर एजुकेशन पे बात करेंगे कि टीचर्स के लिए क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों की ये कॉन्फ्लिक्ट है कि टेट एग्जाम देके ही आप टीचर बनेंगे, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, तो तमाम तरीके की चीजें को हम इस टर्म के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से हम खत्म करेंगे। अब हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन के बारे में, यानी टीचर के लिए क्या कुछ बात करता है हमारा एनईपी। इससे पहले एक लाइन, सबसे बड़ी स्टेटमेंट इसकी, या आप पहली स्टेटमेंट इसकी शुरुआत होती है, इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 about 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम, यानी 2 करोड़ जो बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिए हैं या उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, उन 2 करोड़ बच्चों को पुनः स्कूल में इनरोल कराना है, पुनः स्कूल में लाना है, और वह जिस भी उम्र में हो उस उम्र के एप्रोप्रिएट क्लास में उनको एडमिशन देकर उनको शिक्षित करना है, बेहतर एजुकेशन देना है उन 2 करोड़ लोगों के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में स्कूल्स भी बढ़ेंगे, ऑफिस है, ऑब्वियसली आप 2 करोड़ लोग को अगर लाएंगे तो उसके लिए स्कूल्स की जरूरत होगी, उसके लिए टीचर्स की जरूरत होगी, तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है। अगर टीचर की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप अगर टीचर के प्रति या टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके प्रति अगर आप पैशनेट नहीं है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको एकोमोडेशन करने में, एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अगर आप एबिलिटी के साथ टीचिंग प्रोफेशन के प्रति पैशनेट हैं, तो ये 2 करोड़ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स भी चाहिए होगा, टीचर्स भी चाहिए होगा, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे थे, टीचर एजुकेशन। तो बीएड जो है, अभी जो 2 साल की डिग्री है, वह 1 साल, 2 साल और 4 साल की एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगी। 1 साल का भी होगा। अगर आप पीजी के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स करेंगे, आपका बीएड हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, ये अगर पीजी के बाद तो आपका 1 साल, अगर आप बीए के बाद बीएससी या बीकॉम तो 2 साल, और अगर आप 12th के बाद, अगर आप 12वीं के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे, जिसमें आपका 2 साल ग्रेजुएशन
और 2 साल आपकी बीएड। तो ऐसा नहीं है कि बीएड 4 साल का होगा 2 साल वाला खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कही गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये 3 फॉर्मेट में बीएड की पढ़ाई होगी। अगर आप पीजी के बाद करना चाहते हैं तो आप 1 साल करेंगे। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपकी बीएड कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष होगी। अगर आप 12th के बाद या 12वीं के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड होगी जो 4 वर्ष की होगी, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और साथ-साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी। एक बात है, टेट एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट एग्जाम जो है इसको चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, वो गवर्नमेंट स्कूल हो या आपका प्राइवेट स्कूल हो, क्लास 1 to 12 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टेट एग्जाम क्रैक करना होगा। यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट, जहां जिस तरीके की जिस स्टेट की जो फॉर्मेट है वहां की कोई एग्जाम आप क्रैक करेंगे तभी आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बन पाएंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल। ये एक बात हुई। अब छोटी छोटी कुछ पॉइंट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एनईपी 2020 बात करता है कि आप 3 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात करें जो गुणवत्तापूर्ण हो, जवाबदेही वाला हो, कौशल सिखाने वाला हो, आपके लाइफ से कनेक्टेड हो, रोट लर्निंग पे आधारित नहीं हो, बुकिश जो नॉलेज है उससे आधारित नहीं हो, बल्कि रियल लाइफ को कनेक्ट करता हो। रियल लाइफ की कनेक्शन की बात यह करता है और आपके 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है। यानी एटलीस्ट 6th क्लास से आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स के साथ डेवलप किया जाएगा ताकि आप अपने आगे आने वाले लाइफ को उस कौशल के जरिए, उस स्किल्स के जरिए आप बेहतर कर पाए। ये एक बात हुई। एनईपी आपकी कुछ और बात करता है, जैसे आप जान लेंगे हम लोगों ने स्ट्रीम के ऊपर बात कर लिया है कि स्ट्रीम जो है आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स है उसको खत्म कर दिया गया है, उसमें किसी तरीके की बाध्यता नहीं है। आप जो सब्जेक्ट चाहे आप पढ़ सकते हैं। बच्चे के बेहतरी के लिए या उसके असेसमेंट के लिए एक परख का निर्माण किया गया है, एक असेसमेंट बॉडी है परख। इस परख के बारे में हम जान लेंगे कि परख क्या है। तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी एक बच्चे के सर्वांगीण विकास को देखते हुए ये परख जो है ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, यानी 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट का क्या मतलब कि एक बच्चे के ओवरऑल जीवन के सभी पक्ष को असेसमेंट का पार्ट बनाया जाए, उसके लाइफ के हर एक पक्ष को, चाहे वो पेपर पेंसिल टेस्ट हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई स्किल्स हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, हर एक पक्ष को उसके एनालिसिस का या आप कह सकते हैं कि एक बच्चे को जज करने में कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, ओवरऑल उसको असेसमेंट में, उसकी असेसमेंट में जो उसका आकलन है उसमें 360 डिग्री का आप प्रयोग करेंगे। यानी बच्चे के जीवन के सर्वांगीण पक्ष को आप उसके सर्वांगीण विकास के लिए शामिल करेंगे ताकि हर बच्चा जो है इंडिविजुअल डिफरेंस में है, कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं है, न रुचि में समान है, न योग्यता में समान है, न सोच में समान है। तो आप उस बच्चे की योग्यता के अनुसार उस कौशल को पहचान पाएंगे और उस कौशल के अनुसार, उस पोटेंशियल के अनुसार जो योग्यताएं उसमें है उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको अनुसार उसको कौशल सिखाएंगे, बेहतर करेंगे, तब जाके बच्चा जो है एक ओवरऑल लाइफ को अपने बिल्ड करेगा। छोटी छोटी बात है जो इसमें जानने के लिए, जहां हम लोगों ने बात किया है परख के बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। इसके लिए काम करेगा एनसीईआरटी, जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए हमारा एनसीईआरटी बात करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन शिक्षा के लिए जो भी बात है वो हमारा बात करता है एनसीईआरटी, या एक बॉडी है हमारी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसी का काम है कि टीचर एजुकेशन को गाइड करेगा, जो एनसीईआरटी के साथ मिलकर काम करता है। अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जो हमारा एमएचआरडी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। यानी जो MHRD है उसको रिप्लेस कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री से। यानी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, और इसके जो मंत्री होते थे या जो चीफ होते थे, अब वो यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, जो शिक्षा मंत्री होंगे, वो इसके चीफ होंगे। तो एक सबसे बड़ी जानकारी, MHRD का रीनेम है एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओवरऑल एक यही कहानी थी आपके NEP 2020 को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सीटेट 2023 को टारगेट करके टीचर्स मंत्रा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चला रही है, जिसमें आप जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।